राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ 31 दिसंबर को रक्षा मंत्री और सीएम योगी होंगे शामिल। आरजेडी का आरोप, बीजेपी नीतीश कुमार को हटाकर बिहार में बनाएगी अपना मुख्यमंत्री। मीरा भाईंदर चुनाव के दौरान एनसीपी उम्मीदवार जावेद पठान का हार्ट अटैक से निधन। समस्तीपुर के वारिसनगर गोदाम में भीषण आग, लाखों का अनाज और खाद जलकर राख। चमोली में सुरंग हादसा, 2 लोको ट्रॉलियां टकराई, 50 मजदूर घायल। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 12 जनवरी 2024 को संपन्न हुई थी। इसके बाद से इस दिन को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई जाएगी। 2025 में पहली प्रतिष्ठा द्वादशी 11 जनवरी 2025 को मनाई गई थी और अब दूसरी प्रतिष्ठा द्वादशी 31 दिसंबर 2025 को मनाई जाएगी। पर्व की तारीख में हर बार बदलाव होने को लेकर कई लोग सोच में पड़ गए हैं और 31 दिसंबर 2025 को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई जाएगी। आपको बता दें कि प्रतिष्ठा की तारीख में बदलाव पंचांग के अनुसार हुआ है। अब इस खास मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। बुलेटिन में अगली खबर पटना से। नववर्ष की शुरुआत से पहले ही बिहार की राजनीति में बड़ी सियासी उलटफेर के संकेत मिलने लगे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला करते हुए दावा किया है कि बीजेपी का इतिहास रहा है कि वह अपने सहयोगी दलों को धोखा देकर सत्ता पर कब्जा करती है। आरजेडी का आरोप है कि पहले महाराष्ट्र में यही रणनीति अपनाई गई और अब खरमास के बाद बिहार में भी वैसा ही राजनीतिक खेल दोहराया जा सकता है। आरजेडी नेताओं का कहना है कि बीजेपी नीतीश कुमार को हटाकर बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। इस बयान के बाद अब बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और इस सियासी गलियारों में नए समीकरणों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि खरमास के बाद जो है कुछ बड़ा होने वाला है, जदयू के अंदर बड़ा होने वाला है, इसके साथ ही साथ सरकार के अंदर जो है बड़ा होने वाला है। मेरे साथ इसी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आरजेडी के विधायक रणविजय साहू जी हैं। रणविजय साहू जी, अभी जदयू के अंदर चर्चा यह चल रही है कि नीतीश जी के बेटे निशांत हैं, वो जदयू का कमान संभालेंगे, तो एक तरफ कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो परिवर्तन होने वाली है। अब देखिए, हमें तो लगता है जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने हॉर्स ट्रेडिंग किया था, खेला किया था, बिहार में भी उसका झलक दिखेगा और खरमास के बाद खेला होगा। खेला तो भाजपा करेगी। भाजपा के स्वभाव में, भाजपा के संस्कार में ही धोखा देना, छोटी छोटी पार्टियों को खाना। आपको याद होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चड्डा साहब ने क्या कहा था? नड्डा साहब ने कहा था कि पूरे भारत में क्षेत्रीय पार्टी को खत्म कर दूंगा। ये भाषा कहीं न कहीं बिहार में नीतीश कुमार को निगलने का काम करेगा और नीतीश कुमार जी की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तोड़ ममोड़ के और नया खेला करके भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बीजेपी बनाना चाह रही है। तो खेला तो होना है और खेला होगा। अमित शाह खेला करेंगे, तो वक्त का इंतजार करिए, खेला होगा। जदयू के अंदर कहा जा रहा है कि अब जो है नीतीश के बाद निशांत जो है पार्टी का कमान संभाल लेंगे। तो क्या नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद का विरोध में हो रहे हैं? हमेशा आप लोग पे सवाल खड़ा करते रहे कि लालू जी अपने परिवारों को आगे बढ़ाया, हमारा कोई परिवार आगे है? तो क्या नीतीश जी अब क्या अंतिम पारी में अपना जो अब देखिए, अब नीतीश कुमार जी पूरी तरह से फंस चुके हैं। अब तो उन्हें लग रहा है न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। उनकी पार्टी में बड़े बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा साहब कभी इधर गया कभी उधर गया, कभी ये पार्टी बनाया कभी वो पार्टी बनाया, कभी उस दल में गए कभी उस दल में गए, कभी अपनी पार्टी बनाया। तो आज उपेंद्र कुशवाहा जी पानी पी पी के लालू प्रसाद यादव को परिवारवाद पर पाठशाला देते थे। अब खुद उपेंद्र कुशवाहा जी कहाँ है? पुत्र जो टेक्निकल डिग्री ले रहे थे, भारत सरकार के कितने रुपया खर्च हुआ होगा उनको इंजीनियर बनाने पर, उनको एकाएक बिहार सरकार के मंत्री बना देते हैं। पत्नी को विधायक बना देते हैं, विधायक दल के नेता बना देते हैं। तो कहीं ना कहीं यह स्पष्ट करता है नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि अपना इसी नैया में मैं भी पार कर जाऊं। और मैं तो स्वागत करना चाहता हूं, निशांत जी भी नौजवान है, युवा है, उन्हें आना चाहिए।
और बिहार की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए जो पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी नहीं कर पाए, बिहार में एक भी कल खराने नहीं लगा पाए। 12 वर्षों की एनडीए की सरकार में, केंद्र में, आज गिरिराज सिंह जी कपड़ा मंत्री हैं, लेकिन बिहार में एक भी रेशम के धागे का कपड़ा उद्योग नहीं लगा, प्लांट नहीं लगा। लेकिन अगर उनसे आप बात करेंगे तो बंगाल से लेके पाकिस्तान तक की बात करेंगे। वो जानते हैं कि ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति हुई है, और उनको भरोसा अगर है तो यही सब करने में, संविधान में, लोकतंत्र में, जनता की रक्षा, जनता की सुरक्षा, डेवलपमेंट, रोजगार, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों पर उन्हें कोई चर्चा करना नहीं चाहते हैं, मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। बिहार की जनता महान है, हम बिहार की जनता को सैल्यूट करना चाहते हैं कि आने वाला समय में माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो नौजवान है, युवा, जनता का भरोसा है, युवाओं का भरोसा है। बिहार के युवाओं ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वह समझते थे कि सत्ता परिवर्तन होगा इस बिहार में, लेकिन नहीं हो पाया है। तो पूरी ताकत के साथ हम लोग सड़क पर उतरेंगे, जन आंदोलन करेंगे और जीतेंगे। चलिए, थे आरजेडी के विधायक रणविजय साहू जी साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी का इतिहास रहा है कि वह किस तरीके से छोटी पार्टियों को जो है निगलती है, और उसी का उदाहरण है देखने वाले मिलेगा बिहार में। नीतीश कुमार को जो है सत्ता से बेदखल करेंगे और उसके बाद जो है बीजेपी जो अपना सरकार बिहार में बनाएगी। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। राबड़ी आवास से सामान शिफ्टिंग को लेकर के जदयू की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसको लेकर के राजद विधायक पूर्व मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि जेडीयू का यही सब काम रह गया है कि कितना साबुन रह गया है, कितना तौलिया रह गया है, यही गिनते रहें। हम लोगों के लिए इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। मकान नियामत जो होगा उस पर आगे की बात होगी, क्या कार्रवाई हो सकती है, हम लोग सहयोग करेंगे। लेकिन इस तरह की बातों को बढ़ाकर जदयू अपना हल्कापन दिखा रही है। यही सब काम रह गया है कि कितना साबुन रह गया है, कितना तौलिया रह गया है, यही गिनते रहे। हम लोग के लिए इस सब का कोई महत्व नहीं है। मकान नियमतः जो होगा उस पर आगे बात होगी, या क्या कार्रवाई हो सकती है, हम लोग सहयोग करेंगे। लेकिन इस तरह की बातों को बताकर जेडीयू अपना हल्कापन दिखा रही है। धन्यवाद। मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव के दौरान एक बेहद दुखद घटना सामने आई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार गुट की एनसीपी पार्टी के उम्मीदवार जावेद पठान का हार्ट अटैक से निधन हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक 66 वर्षीय जावेद पठान ने आज मंगलवार की सुबह 10 से 11 के बीच वार्ड नंबर 22 से एनसीपी की ओर से अपना नॉमिनेशन पेपर दाखिल किया था। नॉमिनेशन के कुछ ही घंटों बाद ही दोपहर करीब 3:30 बजे मीरा रोड के हैदरी चौक इलाके में उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें वहां मृत घोषित कर दिया। चुनाव प्रचार के बीच हुई इस घटना से मीरा भाईंदर के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर फैल गई है और सभी दलों की ओर से जावेद पठान के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की जा रही है। समस्तीपुर के वारिसनगर थाना क्षेत्र के रहुआ पश्चिमी गांव में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की इस घटना में गोदाम में रखा लाखों रुपए का अनाज और खाद जलकर पूरी तरह राख हो गया। ग्रामीणों के अनुसार आग बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग लगते ही गांव के लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की और दमकल विभाग को सूचना दी गई, लेकिन दमकल की गाड़ी करीब 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक गोदाम में रखा 30 बोरी गेहूं, 10 बोरी खाद, 5 बोरी पोटास और करीब 5 क्विंटल भूसा जलकर नष्ट हो चुका था। पीड़ित किसान नर्मदेश्वर ठाकुर ने बताया कि आग इतनी भयानक थी कि ग्रामीण चाहकर भी इसे काबू में नहीं कर सके। घटना की सूचना वारिसनगर थाना और प्रशासन को दे दी गई। वहीं अंचल अधिकारी धर्मेंद्र पंडित ने बताया कि आगलगी की जानकारी मिली है और नुकसान के आकलन के लिए अंचल कर्मियों को मौके पर भेज दिया गया। उत्तराखंड के चमोली जिले में मंगलवार रात एक बड़ा हादसा हो गया। पिपलकोटी क्षेत्र में एक परियोजना के तहत बनी सुरंग के भीतर 2 लोको ट्रॉली आपस में टकरा गई। यह हादसा रात करीब 10 बजे हुआ, जब सुरंग के अंदर मजदूरों को लेकर जा रही दोनों ट्रॉली कार्यस्थल की ओर बढ़ रही थी। जानकारी के अनुसार तकनीकी खराबी के चलते एक ट्रॉली ने दूसरी को पीछे से टक्कर मार दी और इस दुर्घटना में करीब 50 मजदूर घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।
बताया जा रहा है कि दोनों ट्रॉली में कुल लगभग 108 मजदूर सवार थे और सुरंग के संकरे और अंधेरे हिस्से में हुई टक्कर के कारण मजदूर संभल नहीं पाए और कई लोग ट्रॉली के भीतर ही गिर पड़े, जिससे अफरा तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही परियोजना प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जबकि प्रशासन ने पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आरएलडी के नेता मलूक नागर ने कहा कि हुमायूं कबीर पहले टीएमसी के विधायक रह चुके हैं और इनकी आपस में क्या प्लानिंग हुई और क्या खिचड़ी पक रही है नहीं पता। उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दे को जबरन पश्चिम बंगाल ले जाकर पूरे देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ टीएमसी की नेताओं महिलाओं से कहती हैं कि वो कुछ भी करे, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मलूक नागर ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता सब देख रही है और सब समझ रही है। टीएमसी के विधायक थे, आपस में क्या प्लानिंग करी, क्या खिचड़ी पकड़ी और कहाँ के झगड़े को, उत्तर प्रदेश वाले मुद्दे को ला करके वहाँ करके देश में फिर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ टीएमसी लेडीज़ को कहती है कि चाहे कुछ भी करो, झगड़ा करो, बेलन ले, चिमटा ले। और अब तो कमाल ही हो गया, जो कहा है कि हल्ला बोल, कि मतलब मारकाट मचवाओ। और एक तरफ से वो उस इशू को लेके चल रहे हैं उनके सहयोगी और दूसरी तरफ वो इस तरीके से कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? ये क्या संविधान के अनुसार नहीं चलना चाहते? क्या कोई ऐसी प्लानिंग करना चाहते हैं जो बवाला हो जाए पूरे पश्चिम बंगाल में चुनाव के बजाय? तो कुछ न कुछ तो है जो इनकी खिचड़ी पकी है और जो ये उसे प्लान भी कह रहे हैं, पर वहाँ की जनता सब देख रही है और समझ रही है। अब के सबको नकार देंगे और चुनाव में इनकी हैसियत और इनकी औकात बता देंगे। बुलेटिन में अगली खबर सूरत से। सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की सूरत बैंकॉक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के 9 घंटे से अधिक विलंब से उड़ान भरने पर यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। सुबह 9 बजे निर्धारित यह फ्लाइट दिन भर टलती रही और शाम 6 बजे तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने से एयरपोर्ट पर हंगामा हो गया। भूखे प्यासे यात्रियों, जिनमें छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे, उन्होंने एयरलाइन पर स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। यात्रियों का कहना है कि न तो खाने पीने की सुनिश्चित व्यवस्था की गई और न ही समय पर ठोस अपडेट दिया गया, जिससे कनेक्टिंग फ्लाइट्स, होटल बुकिंग और आगे की यात्राएं प्रभावित हुई। हालात बिगड़ने पर सुरक्षा बलों को हस्तक्षेप करना पड़ा और देर शाम तक एयरपोर्ट पर तनावपूर्ण माहौल बना रहा। फिलहाल एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से देरी को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। बीजेपी ने बंगाल चुनाव के मद्देनजर तैयारियां शुरू कर दी है। इसको लेकर कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मामला और ज्यादा गर्माता जा रहा है। अब इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी नेता शहजाद पूनावाला ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के लिए भारतीय दुर्योधन और दुशासन समान है और बांग्लादेशी घुसपैठिया देवता समान है। उनमें तो किसी को दुशासन और दुर्योधन नजर आता है, पर जो अवैध बांग्लादेशी है, जो रोहिंग्या है, उनको तो मासूम कहा जाता है। तो कुछ लोगों के लिए घुसपैठिया देवता और भगवान समान है, जो बाहरी है वो देवता समान है और जो भारतीय है, जो बंगाल प्रेमी है, वो दुर्योधन और दुशासन है। यही दिखाता है। अभी सौगत रॉय का 2-4 दिन पहले बयान आया था कि बंगाल की मुख्यमंत्री तो है ममता बनर्जी, पर उनकी विश्वसनीयता और उनकी पॉपुलैरिटी बांग्लादेश में ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से अगर बयान देंगी वो, तो ऐसा लगता है कि उनको बाहरी ज्यादा पसंद है, भारतीय नहीं पसंद है। बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन नहीं दे रही है। उन्होंने पूछा कि त्रिपुरा, असम, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर और गुजरात में घुसपैठ क्यों रुकी हुई है और बंगाल की तरफ से ही क्यों हो पा रही है। एक समय था कि ममता बनर्जी ने स्वयं, सोमनाथ चैटर्जी स्पीकर थे, उन पर कागज उछाले थे और कहा था 2005 में कि कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार अवैध बांग्लादेशी और घुसपैठियों को बसाने का काम कर रही है। आज वही ममता बनर्जी जब इन घुसपैठियों को रोकने की या चुन चुनकर बाहर करने की कोशिश करती है भारत की सरकार, तो उसके विरोध में होती है। पूरे देश भर में हमने फेंसिंग कर रखी है बॉर्डर की। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की फेंसिंग 80-85%, 90% कंप्लीट, पर केवल 450 किलोमीटर जो इनकम्प्लीट है वो है बंगाल का हिस्सा। और अभी कोलकाता के हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है बंगाल सरकार को कि आप जमीन क्यों नहीं देती।
इसका मतलब कि अब वो घुसपैठिया बचाओ के नाद में, घुसपैठिया बचाओ के चक्कर में, रोहिंग्या बचाओ के चक्कर में किस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाता है। बिहार के मंत्री संजय सिंह टाइगर ने कहा, ममता बनर्जी की सरकार सत्ता से बेदखल होगी और भाजपा सरकार बनाएगी। बंगाल के लोग मौजूदा सरकार से ऊब चुके हैं, वहां अराजकता का माहौल है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। ममता बनर्जी की सरकार घुसपैठियों को पनाह दे रही है और लोगों को महसूस हो रहा है कि जब तक डबल इंजन सरकार नहीं बनेगा, बंगाल का अन्य राज्यों की तरह विकास नहीं होगा। इसलिए जनता भाजपा सरकार बनाने का मन बना चुकी है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है कि ममता बनर्जी की सरकार चली जाए। जिस तरह वहां आतंक फैलाने वालों को सरकार का संरक्षण मिल रहा है, गुंडों को संपोषित किया जा रहा है, ऐसे हालात में वहां की जनता सुरक्षित नहीं है। ममता बनर्जी की सरकार का जाना तय है। स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में पहले से उतर चुकी है। हम पश्चिम बंगाल की जनता को अराजकता से निजात दिलाना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल देश के अन्य राज्यों की तरफ विकास की पटरी पे तेजी से आगे बढ़े, उस कोशिश में लगे हैं। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है कि ममता बनर्जी की सरकार चली जाए। जिस तरह घुसपैठियों को पनाह मिल रहा है, आतंक फैलाने वाले को सरकार का संरक्षण मिल रहा है, गुंडे मवालियों को सत्ता द्वारा संपोषित किया जा रहा है, वैसे हालात में पश्चिम बंगाल की जनता सुरक्षित नहीं है, वहां का विकास अवरुद्ध है। तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है, क्योंकि लोगों को पता है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां तरक्की हो रही है, प्रगति हो रही है। तो लोग इस बार चूक करने वाले नहीं हैं। ममता बनर्जी का जाना 100% तय है और भारतीय जनता पार्टी का सरकार वहां बने, इसमें किसी को कोई दुविधा नहीं है, संदेह नहीं है। कैस जीवन क्षेत्र के बाराचट्टी में पदस्थापित रेंजर अरविंद कुमार पर बालू माफियाओं के द्वारा हमले की घटना पर राज्य सरकार के सहकारिता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने गहरी संवेदना जताई है। घटना की जानकारी मिलते ही मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने पटना के कंकड़बाग स्थित वेदांता हॉस्पिटल में जाकर घायल रेंजर से मुलाकात की। परिवार के सदस्य से मिलकर हर संभव मदद करने और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अमरेली कोर्ट के जज बुखारी साहब के पीए को फर्जी पहचान बताकर कोर्ट में ड्राइवर की नौकरी दी गई। जेतपुर के खंजूरी गुंडागला गांव के निवासी निकुंज भाई बुटानी से ड्राइवर की नौकरी दिलाने के बहाने 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है और एसएसपी जयवीर गढ़वी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक गैंगस्टर ने अमरेली जिला न्यायालय में ड्राइवर की नौकरी दिलाने के बहाने एक बेरोजगार युवक से लाखों रुपए ठग लिए। बक्सरा तालुका के मावजिंजवा गांव के रहने वाले प्रकाश उर्फ बाबू भाई रवजी भाई दफाड़ा नाम के एक व्यक्ति ने खुद को अमरेली जिला न्यायाधीश बुखारी साहब का सहायक बताकर बेरोजगार युवक से 2,03,000 रुपए ठग लिए और उसमें पता चला है कि राजकोट जिले के जेतपुर के खंजूरी गुंडाला गांव के निवासी निकुंज भाई कटवा भाई बुटानी जो कृषि कार्य करते हैं, इस गैंगस्टर के संपर्क में आए और उन्होंने बेरोजगार युवक से उसकी ज़रूरतों के हिसाब से बात की और उसे बताया कि वह न्यायाधीश का सहायक है और वर्तमान में न्यायालय के लिए ड्राइवर की भर्ती कर रहा है। उन्होंने युवक को 5 लाख रुपए की बात कहकर बेवकूफ़ बनाया और अंत में उससे 2 या 3,000 रुपए ठग लिए। इस गैंगस्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर आरोपी ने निकुंज भाई बुटानी का विश्वास यह कहकर जीता कि वह सरकारी कर्मचारी है और अदालत में निरीक्षण का काम करता है। निकुंज भाई कम पढ़े लिखे थे, इसके बावजूद उन्हें एक निजी माध्यम से जेल अदालत में ड्राइवर की नौकरी दिलवाने का झांसा दिया गया। न्यायाधीश के खर्चों का बहाना बनाकर आरोपी ने गूगल पे के जरिए शिकायतकर्ता से 2,03,000 रुपए ठग लिए और शिकायतकर्ता निकुंज भाई बुटानी को अमरेली जिला अदालत के डिजिटल हस्ताक्षर वाला एक फर्जी नियुक्त पत्र भेज दिया गया। असम कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने देहरादून में त्रिपुरा की छात्रा एंजल चकमा की हत्या पर कहा, यह दुर्भाग्यजनक है और आप सोच सकते हैं कि एक पिता के लिए अपने बेटे को खोना कितना बड़ा जख्म है और खासकर वो पिता जिसने अपनी पूरी जिंदगी हमारे देश की सुरक्षा में, बॉर्डर सुरक्षा पर दे दी हो। दुख की बात है कि इस कड़ी में एसएसपी का एक बयान आता है जिससे लगता है कि वो इस मामले को दफनाने की कोशिश दोबारा कर रहे हैं। पहले इस मामले को दर्ज करने में 12 दिन लग गए और अब दोबारा एसएसपी के द्वारा ऐसे बयान से लगता है कि वहां के प्रशासन और सीएम के निर्देश पर कहीं ना कहीं मामले को दफनाने की कोशिश की जा रही है।
ये घटना उत्तराखंड में हुई और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से स्वर्गीय अंजल चकमा जी के पिता से लाउड स्पीकर पर बात करके पूरे उस बातचीत की रिकॉर्डिंग की, फिर उसका प्रचार किया, मुझे लगता था कि काफी दुर्भाग्यजनक है। आप सोच सकते हैं कि एक पिता के लिए अपने बेटे को खोना कितना बड़ा एक जख्म है, और खासकर से वो पिता जिसने अपनी पूरी जिंदगी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में दे दी हमारे देश की सुरक्षा में। दुख की इस घड़ी में उनको फोन करके लाउड स्पीकर पर डालकर रिकॉर्डिंग कर कर लगा कि मुख्यमंत्री स्वयं का प्रचार करें, और उसी घटनाक्रम में आता है एसएसपी का बयान, जो लगता है कि पूरे इस मामले को दफनाने की कोशिश दोबारा कर रहे हैं। पहले इस मामले को दर्ज करने में, इसकी एफआईआर दर्ज करने में 12 दिन की विलंब, और अब दोबारा एसएसपी के द्वारा ऐसे बातचीत से लगता है कि वहां की प्रशासन मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार इस बात को कहीं न कहीं दफनाने की कोशिश कर रही है। हमारे देश के देवभूमि में उत्तराखंड में आज अंकिता भंडारी हो या अंजल चकमा हो, इस प्रकार का कानूनी अवस्था बन चुका है। ये बहुत ही दुख की बात। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।